मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकालेंगे, देखिएगा। mi ऑफ अ स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, इसके डायमीटर के अबाउट निकालते हैं। mi ऑफ अ स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। mi ऑफ अ स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले देखिए, हम सबसे पहले एक स्फीयर बनाएंगे और स्फीयर में फिर उसका डायमीटर बनाकर देखेंगे, उसके डायमीटर के अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखिए ये स्फीयर बना लिया हमने, और ये इसका सेंटर हो गया, स्फीयर हो गया, स्फीयर का सेंटर हो गया। फिर उसके बाद में जो इसका डायमीटर हमने लिया ना, ये डायमीटर ले लिया, डायमीटर को मैंने बोल दिया ए बी, ए बी, ये हो गया डायमीटर। और यहां से हमने एक स्लाइस काट ली, यहां से हमने एक स्लाइस काट ली। अब जरा एक चीज समझिएगा, स्लाइस काट कर निकालने का मतलब क्या है, ये बताता हूं अभी। देखिए मैंने बोला कि ये जो हमारा पूरा का पूरा जो स्फीयर है ना, हम जब इसको डायग्राम बनाया है, तो डायग्राम देखने से, डायग्राम जो बनाया है, डायग्राम देखने से क्या समझ में आता है कि ये एक सर्कल है, क्योंकि डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पर बोर्ड पर। बेसिकली क्या है कि ये बॉल है, बॉल का मतलब क्या है कि 3 डायमेंशन में घूमने वाला सर्कल है। तो ये एक बॉल है जो चारों तरफ से गोल ही गोल है, ठीक। अब आप ये देखिएगा कि अगर आपने यहाँ से एक टुकड़ा ऐसे काट कर निकाल दिया, तो आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए मैं किसी एप्पल को परफेक्ट सर्कल, परफेक्ट स्फीयर मानूं, तो अगर एप्पल की स्लाइस को मैंने यहाँ से काट कर निकाला और फिर मैं उसे ऐसे सामने देखता हूँ, मैं उसको सामने देखता हूँ, तो बेटा वो मेरे को ना स्लाइस इस तरीके की दिखाई देगी। मैं सामने से अगर उसको देखता हूँ तो वो मेरे को ऐसी एक स्लाइस दिखाई देगी। ये समझ में आता है? नहीं, ऐसी दिखाई देगी, रिंग भी दिखाई नहीं देगा, ये इस तरीके की दिखाई देगी। मैंने काट कर निकाला तो इसकी कुछ विड्थ होगी, कुछ इसकी मोटाई होगी, कुछ ऐसे, इसकी मोटाई कुछ ऐसे होगी पीछे की तरफ, जिसको मैं देख नहीं पाऊंगा। बताइए जी, इतना समझ में आ गया सबको कि अगर मैंने इसको यहां से काट कर निकाला, और ये जो ए बी है लेंथ, ये जो ए बी इसका डायमीटर है, इसके डायमीटर का जो सेंट्रल पॉइंट है, उस सेंटर को आप मान लीजिए ओ, ठीक है। मैंने डायमीटर के सेंटर को मान लिया ओ, और इस सेंटर से मैंने इसको स्लाइस के एंड पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ऐसे ज्वाइन कर दिया मैंने, ज्वाइन करके ये जो हमारा रेडियस है, ये रेडियस है इसका आर। फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये जो सेंटर है, सेंटर से जितनी दूरी पर ये स्लाइस है, ये स्लाइस कितनी दूरी पर मैंने मानी, इसकी डिस्टेंस को बेटा मैंने मान लिया x, और जो इसकी विड्थ है, वही पुराना हमारा घिसा पिटा तरीका, कि जो इसकी विड्थ है वो विड्थ है dx। अब समझिएगा कि जब मेरे पास ये आ गया, तो ये तो परपेंडिकुलर है ना ऐसे, तो ये वाली जो आ गई, ये जो स्लाइस है, ये स्लाइस क्योंकि स्फीयर में से निकाल रहे हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन मत समझना है इसको, ये एक स्लाइस है, इसका रेडियस, ये इसका रेडियस हो जाएगा। देखो इस स्लाइस का ये सेंटर, और ये इस तरह से घूम रहा है, ये इस तरीके से घूम रहा है, और इस स्लाइस को जब मैंने निकाल के यहाँ पर रखा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली जो लेंथ है वो इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। और इसका रेडियस क्या होगा, ये r है, ये x है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम,
ये समझ में आता है कि नहीं आता, ये बता दो। इतना समझ में आता है? सर की तरफ से देखेंगे। इसको मैं यहाँ से O की तरफ से देख रहा हूँ, मैं O की तरफ से देख रहा हूँ। आप किस तरीके से मैं समझाऊँ आपको? 1 मिनट वेट करो जरा। हाँ जी, अब एक चीज देखिएगा, जैसे हम स्फीयर की बात करते हैं तो मेरे को और तो कोई घर में परफेक्ट स्फीयर मिला नहीं। एक टमाटर रखा हुआ था, मैं इसको लेकर आया हूँ। हंसना मत, समझने की कोशिश करना। ये टमाटर है, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि ये एक परफेक्ट स्फीयर है, ये बॉल है। अगर इसको मैं बोर्ड पर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा ना, तो बोर्ड बिकॉज 2 डायमेंशनल है, तो बोर्ड पर मैं इसको एक सर्कल की तरह ही ड्रॉ कर पाऊंगा। अब मैंने क्या करा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं इसको नजदीक लाकर दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ से एक लाइन और यहाँ से एक लाइन काट दी है। और ये जो विड्थ है ना, ये जो विड्थ है, इस विड्थ को आप मान लीजिए कितना, dx। और जो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, वहां से इस स्लाइस तक का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है x। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जो इसकी स्लाइस बीच में से काटी है, मैं उसको अलग निकाल रहा हूं। देखिएगा, मैंने इसको अलग निकाल दिया और ये स्लाइस है जिसकी विड्थ dx है। तो अगर मैं इसको सामने से देख रहा हूं ना, अगर मैं इसको सामने से देख रहा हूं तो सामने से मुझे ये एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है विद विड्थ dx। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से देखूंगा तो इट विल लुक लाइक अ सर्कल। मान लिया परफेक्ट सर्कल नहीं है, लेकिन समझ में तो आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस यस सर, समझ। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा सभी को क्लियर है ये चीज, या दोबारा बताऊं? यस सर, क्लियर है। क्लियर है? ऐश्वर्या, मिलन, समक्ष बताइए। यस सर। क्लियर है? तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि यहां से जो मैंने स्लाइस को ऐसे करके काटा है ना, उस स्लाइस को काटा है, तो वो स्लाइस इस तरीके से मैं देखूंगा तो सर्कुलर है, उसको लाकर ऐसे रखूंगा तो इट विल बी अ सर्कल। फिर यहां सेंटर से और यहां तक, सेंटर से लेकर यहां तक वाला डिस्टेंस x है, और सेंटर से लेकर यहां तक वाला डिस्टेंस जो है ये r है। तो ये r हो गया, ये x हो गया। तो बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर मान लीजिए मैं इसको कुछ बोल देता हूँ, मान लो ये एल एम है, अगर मैं इसको बोल देता हूँ एल एम, तो क्या हो जाएगा, ओ एल स्क्वायर प्लस एल एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। मुझे तो एल एम निकालना है, तो एल एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर माइनस ओ एल स्क्वायर। तो एल एम इज इक्वल टू अंडर रूट ओ एम स्क्वायर माइनस ओ एल स्क्वायर। अब आप ये देखिए कि ओ एम क्या है, आर, तो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओ एल क्या है, एक्स, तो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस वजह से जो ये चीज दिखाई दी, जो ये चीज दिखाई दे रही है ना एल एम, ये इस स्लाइस को जब मैंने उठाकर और इस तरह से रख दिया, तो ये एल एम जो है ये इसका रेडियस है,
ये ln इसका रेडियस है, तो ये जो रेडियस आ गया, ये रेडियस आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये करने के बाद में फिर हम वापस उसी पैटर्न पर आ जाते हैं। हमने जितनी डेरिवेशंस करी हैं, हमने सारी डेरिवेशन में एक ही फंडा अपनाया है कि जब भी मैं किसी सॉलिड की बात कर रहा हूं तो मैंने सबसे पहले मास की बात करी है, मास, और फिर उसके वॉल्यूम की बात करी। जब भी मैं सॉलिड की बात कर रहा हूं तो बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट अ सॉलिड स्फीयर, तो ये हॉलो नहीं है, ये पूरा का पूरा इसके अंदर एक मास भरा हुआ है। तो मैं ये कहूंगा लेट द मास ऑफ दिस solid, let the mass of this solid sphere be capital M। मैंने इस पूरे स्फीयर का जो मास है, जो ये सॉलिड स्फीयर है, इस पूरे के पूरे सॉलिड स्फीयर का जो मास है उसको मैंने कैपिटल M मान लिया। ठीक है, अच्छा जी, ये कैपिटल M मानने के साथ साथ अब मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम को अगर मैंने v बोल दिया तो बेटा वॉल्यूम होगी 4/3 पाई आर क्यूब। ये आप सब बच्चे जानते होंगे कि स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये करने के बाद में उसके बाद फिर वही तरीका, मैं क्या करूंगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालूंगा। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। ये कैसे निकलेगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर m अपॉन v। ठीक है, तो मास कितना था टोटल m, और वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई आर क्यूब। मैं जानता हूं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, तो ये हो जाएगा 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब, 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ये हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। ठीक है, ये करने के बाद में फिर अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं फिर से आपको जो मैंने स्लाइस काट कर अलग करी थी, मैं फिर से वो चीज आपको दिखाने वाला हूं। आप ये देख लीजिए कि हमने इसमें से ये एक परफेक्ट स्फीयर मानते हुए, इसको टोमेटो को एक परफेक्ट स्फीयर मानते हुए हमने इसमें से एक स्लाइस काट कर अलग करी थी। तो ये जो मैंने बीच में से स्लाइस काट कर अलग करी थी, ये दिखा रहा हूं मैं आपको वापस। अब इसमें ना एक चीज देखना, और जिस बच्चे को ना समझ में आए वो प्लीज मेरे को बता दे। देखो, जैसे हमने इसको स्लाइस को अलग करा था, तो इस स्लाइस में यहां से मैं देख रहा हूं तो यहां पर ये विड्थ दिखाई दे रही है dx। अच्छा, अब अगर मैं इसको ऐसे सामने से देख रहा हूं तो सामने से मेरे को ये सर्कल दिखाई दे रहा है, मान लीजिए कि सर्कल है। ठीक, लेकिन अब मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, इस तरह से। तो आप अगर टॉप से देखेंगे तो बेटा ये सर्कल है, लेकिन इस तरह से देखेंगे तो इट इज अ सिलेंडर जिसकी हाइट इतनी है dx। ये समझ में आ रहा है, ये एक सिलेंडर है जिसकी हाइट इतनी है dx। ठीक, यस सर। तो जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाई आर स्क्वायर, उसमें इसकी हाइट, हाइट जो कि क्या है, हाइट बेटा ये है dx, क्योंकि ये स्लाइस को मैंने यहां से निकालकर और मैंने ऐसे रख दिया, तो जो इसकी हाइट है वो ये है पीछे dx। तो अगर इसके एरिया में यानी कि पाई आर स्क्वायर जो इसका एरिया है, उस एरिया में अगर मैं इस हाइट को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ये बताइए, ये समझ में आ गया दृष्टि, यस सर। ये समझ में आ गया, ध्रुव बताओ क्लियर है। यस सर। ठीक है मिलन, Yes, sir. चलिए जी, तो आप ये देखिए मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का तो मैंने बिल्कुल अलग निकाल दिया। अब मैं इस एलिमेंट्री स्लाइस की बात करता हूँ, तो मैं ये कहूंगा कि वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट्री स्लाइस इज इक्वल टू
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू ये जो हाइट है, क्योंकि ये हाइट बहुत कम है तो इसको हाइट ना बोल के मैं विड्थ बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने विड्थ बोल दिया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस कितना है इसका एलिमेंट्री स्लाइस का, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया पाई इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो इसका रेडियस है और इसका स्क्वायर कर दीजिए इंटू इसकी विड्थ, यानी कि इसकी हाइट कितनी है बेटा dx, ये dx हो गया। तो मैंने ये कह दिया अंडर रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट्री स्लाइस। अब सीधी सीधी बात है, पर यूनिट वॉल्यूम का, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है, इतना, ठीक है, तो इतनी वॉल्यूम का मास कितना होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि मास ऑफ दिस एलिमेंट्री स्लाइस, मास ऑफ दिस एलिमेंट्री स्लाइस, ये क्या हो गया, मास ऑफ दिस एलिमेंट्री स्लाइस, एक वॉल्यूम का, एक यूनिट वॉल्यूम का मास इतना है तो इतनी वॉल्यूम का मास कितना होगा, दिस इंटू दिस, तो ये हो गया 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाई पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, तो पाई से पाई को कैंसिल आउट कर दो और बस और कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये हो गया 3m ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4r क्यूब और dx, ये हो गया मास ऑफ दिस एलिमेंट्री स्लाइस, ठीक है जी, मास आ गया। मास आने के बाद में अब मैं ये कहूंगा कि मुझे जो इसका ये डायमीटर है ना AB, मुझे इस डायमीटर के अबाउट, इस डायमीटर AB के अबाउट, क्योंकि लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, तो मैं इसके डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ। तो आप ये देखिएगा कि जब मैंने इस स्लाइस की बात करी ना, जब मैंने इस स्लाइस की बात करी तो दिस स्लाइस इज जस्ट लाइक अ सर्कुलर डिस्क, ये एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, ये जो स्लाइस है ये एक सर्कुलर डिस्क है और सर्कुलर डिस्क में, सर्कुलर डिस्क के बिल्कुल सेंटर से होकर, ये सर्कुलर डिस्क के बिल्कुल सेंटर से होकर ये डायमीटर गुजर रहा है, तो सर्कुलर डिस्क के सेंटर से होकर जो एक्सिस गुजरती थी उसका अगर आप रिकॉल करो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था हाफ mr स्क्वायर, याद करिएगा, ठीक, मैं यहां पर मैं इस तरफ कर रहा हूँ इस चीज को, मैं इसको इस तरफ कर रहा हूँ, आप सर्कुलर डिस्क याद करिएगा, सर्कुलर डिस्क जो है वो भी ऐसे ही थी जैसे कि ये एलिमेंट्री स्लाइस है, और उस केस में भी हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू उसकी जो भी छोटी सी विड्थ थी, मैंने उस विड्थ को मल्टीप्लाई करा था, तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मैं मास ऑफ दिस एलिमेंट्री स्लाइस मैंने निकाल लिया, तो ये जो एलिमेंट्री स्लाइस है इट एक्ट्स लाइक अ सर्कुलर डिस्क, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि this elementary slice, this elementary slice acts like, acts like a circular disc, and AB is, and AB is perpendicular to this slice, मतलब बेटा AB ऐसे है, ए बी, तो ये जो इसके सेंटर से होकर, किसी डिस्क के सेंटर से होकर जो एक्सिस गुजरती थी उसको वाई बाई डैश मैंने बोला था, और डिस्क के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर, अबाउट इट्स सेंटर, वो मैंने निकाला था हाफ mr स्क्वायर, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि देयरफॉर mi अबाउट AB, AB और
this slice or this slice is equal to half m ये मास ऑफ एलिमेंट्री स्लाइस को मैंने m मान लिया बेटा, स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल m मान लिया मैंने इसको, हाफ स्मॉल m, और ये यहां से जो ये गुजर रहा है, ये गुजर रहा है, तो इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस ये है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इसका रेडियस है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक सब बच्चों को अगर समझ में आ गया है तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यस सर। यहां तक क्लियर है? दृष्टि, ईशान, आर्यन, दीक्षा, अनुष्का, यस सर क्लियर है। ऐश्वर्या, यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। क्लियर है, ठीक है, चलता हूँ फिर मैं आगे। हाफ एम आर स्क्वायर, हाँ जी बताइए। सर एक बार ये बता दो मोमेंटम इनर्शिया वाला। ये वाला जो आपने दोबारा बता रहा हूँ, देखिए जो हमने स्लाइस ली थी ना, जो हमने स्लाइस ली थी वो स्लाइस पूरी सॉलिड थी और स्लाइस सर्कुलर थी, तो सर्कुलर स्लाइस जो सॉलिड है तो वो क्या हो गई, वो एक तरह से एक सर्कुलर डिस्क ही तो हो गई, वो सर्कुलर डिस्क हो गई, और सर्कुलर डिस्क के सेंटर से जो एक्सिस गुजरती है, उस एक्सिस के अबाउट जो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था सर्कुलर डिस्क का, आप देखिएगा मैं नोट्स में भी भेज चुका हूँ, तो सर्कुलर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो था हाफ एम आर स्क्वायर। तो वहां पे m क्या था, वहां पर m था बेटा कैपिटल M, यानी कि वहां मुझे टोटली इस डिस्क का ही निकालना था, इस डिस्क का टोटल मास मुझे कैपिटल M दे रखा था, यहाँ इस डिस्क का मास मैंने कितना निकाला, इतना, यहाँ डिस्क का मास इतना है, ठीक है, और डिस्क का रेडियस वहां कैपिटल R था, लेकिन यहाँ डिस्क का रेडियस कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसलिए हाफ मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। समझ गए? समझ गए? चले आगे। यस हर्ष सर। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? आर्यन, त्यागी क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। अब इसके बाद मैं इधर आ रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर m की जगह में वैल्यू डालूंगा, स्मॉल m की वैल्यू ये जो मैंने कैलकुलेट करी है ये डालूंगा, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ स्मॉल m की जगह ये पूरी वैल्यू 3m ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4r³ और मल्टीप्लाइड बाय ये तो m हो गया, अब dx ये तो पूरा का पूरा m हो गया, फिर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करा तो अंडर रूट हट गया, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया जी पूरा मेरे पास, ठीक है। अब ये करने के बाद में ये हमारे पास, इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 3m अपॉन 4 टू द 8 r³ और ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये जो आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB, तो इसको बेटा मैंने बोल दिया क्या, DI बोल दिया, इसको मैंने DI बोल दिया, क्योंकि एक छोटी सी स्लाइस के लिए निकाल रहे हैं ना, तो ये DI हो गया। फिर जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट किस तरह से होगा ये देखिएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the entire sphere ये कैपिटल I, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DI और 0 इंटीग्रेशन ऑफ DI यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस एक मिनट रुक जाओ, आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा है, ठीक है। ये देखिएगा जरा, जब मैं I निकालूंगा तो I निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ DI से, लेकिन सवाल ये उठता है कि 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना है। 2 से मल्टीप्लाई इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज मैं ओरिजिन को यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ ऊपर, ठीक है, और एक स्लाइस यहाँ पर, 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 मैं ऐसे बहुत सारी स्लाइसेस लेकर चल रहा हूँ। तो जब
मैं इस x की बात करूंगा ना, तो x की सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है कि ये सेंटर पर हो ऊपर, और इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है जब x यहाँ पर हो यानी कि r हो। तो इसकी जब मैं इंटीग्रेशन की लिमिट्स लूंगा ना x की, बिकॉज जब मैं डी निकाल रहा हूँ तो डी है एक तरफ और एक तरफ है dx, तो डी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो तो सिंपली i हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो है क्या, जब इधर भी इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो dx है ये हमारा 0 से लेकर कैपिटल R तक वेरी कर रहा है, लेकिन सिर्फ आधे स्फीयर को कवर करेगा ये। तो पूरे स्फीयर को कवर करने के लिए मुझे डबल करना पड़ेगा। भाई इधर का तो आधा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, लेकिन मैं पूरे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आप ये देखिएगा कि ये मेरे पास हो गया ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल डी, ठीक है, आई मतलब ये हो गया ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन, ये पूरा 3m अपॉन 8r क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3m अपॉन 4r क्यूब को बाहर निकाल लो, 3m अपॉन 4r क्यूब को बाहर निकाल दिया। और हाँ, मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, आधे में, आधे का लेकर चलूंगा। क्यों? क्योंकि पूरा बनाने का तो मैंने प्रोसीजर पहले ही कर लिया, उसको 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो आधा 0 से लेकर कहाँ तक, r तक। ये हमारा हो गया 0 से लेकर r तक, ठीक है जी। तो 3m अपॉन 4r की उधर कर लिया। अब नीचे करो थोड़ा, 3m अपॉन 4r क्यूब और इंटीग्रेशन 0 से r, फिर इधर क्या बचा, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। और इसको एक काम करो, एक्सपैंड करो जी, इसको एक्सपैंड करो, r स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, r की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x की पावर 4 और माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 r स्क्वायर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद और इधर आ गया dx। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ूं मैं, ठीक है। अगला देखिएगा, अब जब मैं इसको अलग अलग इंटीग्रेट करने वाला हूँ तो देखो 3m अपॉन 4r क्यूब, 3m अपॉन 4r क्यूब, जब r की पावर 4 को इंटीग्रेट करेंगे, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ यहाँ पर ताकि इंटीग्रेशन में दिक्कत ना हो आपको, इंटीग्रेशन 0 से r की पावर 4 dx प्लस दूसरा इसको अलग से इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन 0 से r x की पावर 4 dx माइनस इसको अलग से इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन 0 से r, ठीक है, 2r स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx और ब्रैकेट कर दिया क्लोज। नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए एक मिनट, अभी दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है जी सबको लास्ट तक? यस सर। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है, आगे की कहानी मैं इस तरफ कर रहा हूँ, ये बीच वाला जो पोर्शन है इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ये आप लोग समझ चुके होंगे, कई कई बार बताया है, ये मिटा रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखो कि 3m अपॉन 4r क्यूब, ये तो कांस्टेंट है तो इसको मैंने बाहर लिख दिया, 3m अपॉन 4r क्यूब, ये मैंने यहाँ लिख दिया। फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में r की पावर 4, भाई dx है तो x वाली टर्म ही है मेरे काम की चीज, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो r की पावर 4 को निकाल लो बाहर, r की पावर 4 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन 0 से r और dx, ये हो गया। इंटीग्रेशन 0 से r dx, ये हो गया। फिर प्लस x की पावर 4 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x की पावर 5 अपॉन 5, x की पावर 5 अपॉन 5 और लिमिट क्या हो गई 0 से r प्लस यहाँ 2r स्क्वायर, यहाँ पर जो 2r स्क्वायर है ये कांस्टेंट है, इसको निकालो बाहर, माइनस का साइन है बीच में, तो 2r स्क्वायर को निकाल लिया बाहर और इंटीग्रेशन क्या बचा, x स्क्वायर dx, x स्क्वायर dx और कर दिया ब्रैकेट बंद। तो 3m अपॉन 4r क्यूब
r की पावर 4 एज इट इज dx का इंटीग्रल क्या होता है x, लिमिट लगाइए 0 से r, बिल्कुल ठीक, प्लस अब x की जगह r रखिए तो ये क्या हो गया r की पावर 5/5 माइनस 0 की पावर 5/5, ये हो गया, फिर माइनस 2r², फिर x² का जब इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा x³ और इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगाइए 0 से r, 0 से r, अब करो फाइनल ब्रैकेट बंद, 3m/4r³, ठीक, r की पावर 4, अब x की जगह r डालिए तो क्या हो गया r और माइनस लोअर लिमिट r-0 प्लस ये कितना हो गया r की पावर 5/5 माइनस ये कितना हो जाएगा, इस तरफ कर रहा हूँ थोड़ा नीचे, माइनस 2r² और यहाँ x की जगह r डालो तो r³ और माइनस 0³ ये हो गया, करो जी ब्रैकेट बंद, 3m/4r³ ब्रैकेट में r की पावर 4 इंटू r कितना हो गया r की पावर 5 प्लस r की पावर 5/5 माइनस ये 0 हो गया, खत्म हो गया, तो 2r² इंटू r³ कितना हो जाएगा 2r की पावर 5/3, तो मैंने r की पावर 5 r की पावर 5 r की पावर 5 कॉमन निकाल लिया, तो 3m/4r³ और ये हो गया r की पावर 5, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस 1/5 माइनस 2/3, ये आ गया, ठीक है, तो अब इससे इसको कैंसिल आउट कर दिया तो ये बचा केवल r², r की पावर 3 और यहाँ था r की पावर 5, जब कैंसिल करा तो यहाँ बचा r², तो बेटा ये हो गया 3m/r²/4, और जब अंदर एलसीएम लेंगे तो 5 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 15, 1 15 जा 15, 15 1 जा 15, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 and 5 2 जा 10, तो 15 plus 3 18, 18 minus 10 8, तो 8/15 आ गया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 गया है यहाँ से, तो mr²/4, 2/15 mr²। हाँ, और ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई 15 plus 3 18, 18 minus 10 कितना हो गया 8, 18 minus 10 8, और ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2/5। ये हो गया 2/5 mr², 2/5 mr², बताइए सभी को क्लियर है इतना, यस सर। समझ में आ गया, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर आता है 2/5 mr², ठीक है, अच्छा जी, अब सर इसकी डेरिवेशन आएगी? अरे 1 घंटा खराब कर दिया मैंने इसमें, डेरिवेशन आती है तभी तो बता रहा हूँ, सर नहीं मतलब पेपर के टाइम पे मतलब टाइम लगेगा ना इंटीग्रेशन करने में। वो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करो ना इसकी, ये तो मैं समझा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरा मतलब इस स्लाइस का एरिया किस तरह से निकालते हैं, स्लाइस का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, देखिए समझाने में और फिर एक बार समझ में आने में, उसके बाद फिर फटाफट फटाफट, आपको किसी को समझाना नहीं है, तो आप तो जब करोगे तो फटाफट करोगे, 2 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो जब आप करोगे आपकी ये पूरी डेरिवेशन ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट के अंदर आप कंप्लीट कर लोगे इसको, यस सर। है ना, तो समझाने में टाइम लगता है, समझाने में टाइम लगता है, इस वजह से इतना टाइम लगा है इसमें, नहीं तो आपको फटाफट कर लेंगे जब एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो। बताइए जी, क्लियर है सभी बच्चों को, ऐश्वर्या, आर्यन त्यागी, ईशान, यस सर क्लियर है। अनुष्का, समक्ष, ध्रुव, यस सर। समझ गए, ठीक है, चलिए जी, जब मेरे पास ये आ गया 2/5 mr², तो अब इसके बाद एक छोटा सा इसमें और टॉपिक बचा हुआ, मामूली सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसमें है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट अ टेंजेंट, तो इसको डायग्राम को बना रहने देता हूँ, सॉलिड स्फीयर अबाउट अ टेंजेंट, ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूँ,
देखिए जी, अब ना मैं इसको बहुत ज्यादा उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया कि देखिए दो तरीके के टेंजेंट हो सकते थे भाई, एक बार टेंजेंट को परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, एक बार टेंजेंट को पैरेलल डाल दिया जाए। तो क्या हो गया कि इसमें इन्होंने कह दिया बस इतना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट अ टेंजेंट, बस इतना। mi of a solid sphere about a tangent। तो टेंजेंट को कहीं भी बनाओ आप, ये 3D फिगर है, ये 3D फिगर है, ना तो ये सर्कुलर डिस्क है और ना ही ये रिंग है। ठीक, सर्कुलर डिस्क हो या रिंग हो तो वो तो बनेगी एक प्लेन में, ये तो पूरी 3 डायमेंशनल फिगर है। तो 3 डायमेंशनल फिगर का एक एडवांटेज उठाते हैं हम, क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट अ टेंजेंट। तो आप टेंजेंट जानबूझकर यहां बना दो, टेंजेंट जानबूझकर यहां बना दो जो इस डायमीटर के पैरेलल हो। अब ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर भी किस तरीके से जा रहा है? ये डायमीटर इसके सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है, स्फीयर के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है। तो टेंजेंट के अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा? ये डायमीटर और ये टेंजेंट, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। आप कहोगे कि नहीं जी मैं तो डायमीटर यहाँ पर लूंगा, ले लो यहाँ पर, मैं टेंजेंट यहाँ बना लूंगा। तो मैं तो जानबूझकर जहां पर भी डायमीटर है मैं डायमीटर के पैरेलल बना दूंगा टेंजेंट। तो क्या होगा कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है कि जो भी एक, अगर मान लीजिए मैं यहां निकाल रहा हूँ टेंजेंट के अबाउट, ठीक है, तो इसके पैरेलल लाइन होनी चाहिए जो कि सेंटर ऑफ मास से गुजर रही हो। ठीक है, तो आई सी एम यानी कि आई सेंटर ऑफ मास, यहां आप लिखेंगे कि बाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, बाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आई टी यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर क्या है? पूरे के पूरे स्फीयर का मास इनटू उसके रेडियस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये फॉर्मूला है बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो जो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या है? ये जो डायमीटर है ये सेंटर ऑफ मास से ही तो गुजर रहा है, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास मतलब स्फीयर का सेंटर, तो ये स्फीयर के सेंटर से गुजर रहा है। तो मैं इसको क्या कहूंगा? आई सेंटर ऑफ मास मतलब आई ए बी, ये भी मतलब अबाउट डायमीटर जो अभी निकाला हमने 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, कितना आ गया? इज इक्वल टू 7/5 एम आर स्क्वायर। बताइए बेटा, दिखाई दे रहा है सभी को नीचे तक? 7/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है जी, 7/5 एम आर स्क्वायर। समझ गए? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट अ टेंजेंट। क्लियर है? अर्श बताइए, समझ गए? आर्यन डिंगा, सर एक बार और बता दो। देखिए क्या करा हमने कि जब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट जो मैंने निकाला इसका स्फीयर का, वो आ गया था 2/5 एम आर स्क्वायर। यहां तक तो समझ गए होंगे जो यस सर। इंटीग्रेशन करके पूरा निकाला। उसके बाद हमने क्या करा कि हमने इसके किसी एक टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। तो जब भी हम किसी टेंजेंट के अबाउट निकाल रहे हैं तो मैं ये देख रहा हूँ ये जो टेंजेंट है मैंने जानबूझकर यहाँ बना लिया। ठीक, मैंने जानबूझकर यहाँ बना लिया ताकि मैं इसको कह सकूं कि ये इसके डायमीटर के पैरेलल है। और पैरेलल है तो बहुत आसान सी बात है, जब ये पैरेलल है तो बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि अगर इस एक्सिस पर, किसी भी एक्सिस पर अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो उसके पैरेलल एक एक्सिस ले लो जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रही हो। ठीक, तो मैंने कहा कि मैं यहाँ टेंजेंट के अबाउट निकाल रहा हूँ तो इसके पैरेलल एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है वो तो ये डायमीटर ही है। तो ये हो गया ICM यानी कि IAB मतलब डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, तो ये मैं निकाल चुका हूँ 2/5 एम आर स्क्वायर और प्लस एम आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ये सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम आर स्क्वायर। तो वो आपका एक पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। यस सर समझ आ गया। ठीक है, तो ये 7/5 एम आर स्क्वायर हो गया।
इसके साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी तरह से खत्म होता है। मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चीज नहीं छोड़ी है, एक एक टॉपिक आपको करा दिया है, और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है एक भी चीज मत छोड़ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के डेरिवेशन बहुत पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। ठीक, अच्छा अब इसके बाद इसके आगे के टॉपिक की बात करते हैं। आगे का टॉपिक है, देखिए आगे ना 3-4 छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं जो कि मैं अगली क्लास में 101% फिनिश करा दूंगा। ठीक, तो एक टॉपिक छोटा सा ही है, अभी कराता हूँ, अभी कराता हूँ, यहां पर मिटा रहा हूँ इसको इस तरफ। छोटा सा रिलेशन है, बेटा ये पूरा मिटा दूं, अगर कर लिया है तो समझ लिया है, यस फिर से मिटा दूं। यस सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं। अब देखिएगा, अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन देखना है। टॉर्क एंड एमआई, इसके बीच में रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम ये कहते हैं कि किसी भी, अगर मान लीजिए हमने कहा कि कोई सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो हम अगर मान लीजिए लीनियर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, और वो जो पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, वो रोटेशनल मोशन फॉलो कर रहे हैं, मतलब किसी सर्कुलर मोशन में वो घूमे जा रहे हैं लगातार, तो हम ये कहते हैं और a system of n particles following a rotational motion, linear acceleration of first particle, linear acceleration of first particle linear acceleration of first particle, ये है a1 is equal to r1 अल्फा। r1 का मतलब क्या है कि हम ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें पार्टिकल्स अलग अलग पोजीशंस पर हैं सेंटर से उस सिस्टम के, तो जब अलग अलग पोजीशंस पर हैं तो उनके रेडियस भी अलग अलग है। तो पहले पार्टिकल का रेडियस r1, पहले पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो जब पूरा का पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है ना, और रोटेशनल मोशन फॉलो कर रहा है, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वो सेम रहेगा। तो जब मैं लीनियर एक्सेलरेशन निकालूंगा तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, r1 इंटू अल्फा, r इंटू अल्फा, ये लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अब हम कहेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल, क्यों निकाल रहे हैं, एक चीज 1 मिनट में समझ जाओगे आप, अभी ज्यादा मुश्किल नहीं है। फर्स्ट पार्टिकल पर मैंने लीनियर एक्सेलरेशन निकाला, तो फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल निकालते हैं जरा। फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल, इसको मैं बोल देता हूँ F1। F1 क्या हो जाएगा, m1 इंटू a1। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो F1 इज इक्वल टू m1 इंटू a1। तो m1 तो m1 तो m1 ही रहा, और a1 हो गया r1 इंटू अल्फा। चलो जी, सबसे पहले लीनियर एक्सेलरेशन निकाला, लीनियर एक्सेलरेशन में मास को मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स निकल गया, फोर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाएगा, टॉर्क। तो टॉर्क निकालिए, तो टॉर्क ऑन फर्स्ट पार्टिकल, टॉर्क ऑन फर्स्ट पार्टिकल क्या बोलेंगे इसको, टाउ 1 F1 इंटू r1। ठीक है,
अभी F1 कितना है, M1 R1 अल्फा मल्टीप्लाइड बाई R1, तो ये क्या आ गया, M1 R1 स्क्वायर अल्फा, M1 R1 स्क्वायर अल्फा। Similarly, tau2 यानी कि टॉर्क ऑन सेकंड पार्टिकल M2 R2 स्क्वायर अल्फा, tau3 M3 R3 square alpha, and like this tau n torque on nth particle Mn Rn square alpha। ये हो गया, ये सारे के सारे टॉर्क्स आ गए, ठीक है। तो टोटल टॉर्क अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, therefore टोटल टॉर्क को फिर मैं tau1 tau2 नहीं, टोटल टॉर्क को फिर पूरे सिस्टम का टॉर्क टाउ हो जाएगा, tau1 plus tau2 plus tau3 plus dot 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 like this tau n। तो आखिरी तक ऐड करा सारे के सारे टॉर्क्स को, तो ये टोटल टॉर्क आ गया मेरे पास। अच्छा जी, तो टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, M1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस M3 R3 स्क्वायर अल्फा प्लस डॉट 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 Mn Rn स्क्वायर अल्फा। क्या करो, अल्फा कॉमन ले लो, और कुछ कॉमन आ भी नहीं रहा, अल्फा ही लोगे कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Mn Rn स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर बचा अल्फा, ठीक है। तो ये जो M1 R1 M2 R2 स्क्वायर M3 R3 स्क्वायर Mr स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही तो होता है। तो ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर बचा, इसको मैं क्या बोलूंगा, टाउ इज इक्वल टू सिग्मा mi ri स्क्वायर, वेयर i इज इक्वल टू 1 to n, और बाहर है अल्फा। ये लिखने का तरीका होता है, बड़ी सीरीज को लिखने का तरीका होता है कि जो हमारा i है वो 1 से n तक वेरी कर रहा है। अगर 1 है तो M1 R1 स्क्वायर पहली टर्म, अगर 2 है तो M2 R2 स्क्वायर दूसरी टर्म, बीच में प्लस का साइन, 3 है तो M3 R3 स्क्वायर, इस तरीके से। तो इस पूरे को ही तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलता हूँ। तो टाउ इज इक्वल टू I इनटू अल्फा, इसी को तो पूरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। बताइए जी, ये रिलेशन क्लियर है सभी को? यस। ठीक है। अब इसी तरीके से रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बचा हुआ है, और रोलिंग मोशन शायद हट गया सिलेबस में से, चेक करके देख लूंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। तो बेटा आज की वीडियो से इतना ही करेंगे। चलिए जी, Thank थैंक you, sir. ओके।